बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इनपुट फंक्शन की बात करेंगे। इनपुट फंक्शन में हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनफ फंक्शन मौजूद है। आज हम स्कैनफ फंक्शन को प्रोग्राम्स के साथ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा स्कैनफ फंक्शन के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है उन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली इनपुट फंक्शन ये एक स्कैनफ फंक्शन होता है। इसकी मदद से इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूज़र से इनपुट हासिल कर सकते हैं। द स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यानी जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़र से कोई इनपुट लेनी होगी तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें इनपुट यूज़र से रिक्वायर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र से उसके मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज़र से उसके मार्क्स पूछने होते हैं। यूज़र कीबोर्ड की मदद से अपने मार्क्स जो होते हैं वो इनपुट करता है। इसी तरह बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं जिसमें इनपुट यूज़र से हासिल की जाती है और यूज़र कीबोर्ड की मदद से अपना डाटा इनपुट करता है। इसी लिए हम जो स्कैनफ का फंक्शन है हम इसको इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हम एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और जो वैल्यू यूज़र से एंटर की जाती है या यूज़र कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर करता है वो उस स्पेसिफाइड वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू महफूज हो जाती है। और हमारे पास इनपुट करने के लिए और भी फंक्शन मौजूद है, लेकिन आम तौर पे हम जो ज़्यादातर कॉमनली फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास स्कैनफ फंक्शन ही इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। स्कैनफ का फंक्शन है, इसमें स्कैनफ के बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है ये आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है। इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही डिस्प्ले करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के लिए मुख्तलिफ़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। उनके बारे में हमने बात की थी। जिस तरह इंटीजर वैल्यू के लिए हम %d, फ्लोट के लिए %f, स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए हम %c इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्कैनफ फंक्शन के पहले हिस्से में हम सिर्फ़ और सिर्फ वही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। और इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसे हम एम्परसेंड साइन कहते हैं या इसे हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास जो वेरिएबल जो हमने अपने नाम रखा होता है वो अगर एक वेरिएबल है तो एक, और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो हम उन मल्टीपल वेरिएबल्स को हम यहाँ पर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये जो पहला हिस्सा है ये बेसिकली ये आपके पास डबल कोटेशन के अंदर होता है और जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है इसको हम हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। और दूसरी बात कि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को एंटर करने के लिए। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करना चाहता है उसको एंटर करने के लिए हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और यूज़र जो है वो कीबोर्ड की मदद से वैल्यू एंटर करता है। और ये जो वेरिएबल होते हैं बेसिकली ये किसी मेमोरी लोकेशन को मेंशन कर रहे होते हैं। हमने वेरिएबल में डिटेल से पढ़ा था कि बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं ये आपके पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि आपकी वैल्यू को शो करवा रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वेरिएबल के साथ जो एम्परसेंड का साइन है ये इसको लगाना ज़रूरी होता है। ये बेसिकली जो एम्परसेंड साइन है ये उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को शो कर रहा होता है।
तो ये बेसिकली ये जो एम्परसेंड का साइन होता है इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हमें एक यूज़र से सिंगल इनपुट हासिल करना चाहते हैं। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा होगा। स्कैनएफ ये हमारे पास कीवर्ड है। स्कैनएफ हम स्मॉल कैप्स में लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं और उसके बाद डबल कोटेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है ये बेसिकली इंटीजर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हमने एक वेरिएबल n जो है वो मेंशन किया है। यूज़र जो भी वैल्यू %d की मदद से एंटर करेगा वो बेसिकली उस n के अंदर महफूज हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमारे पास #include_con.io.h और #include_stdio.h ये बेसिकली दोनों हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। इन दोनों हेडर फाइल्स को किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले शामिल करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है void main और ब्रैकेट। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो यहाँ मेन से ही स्टार्ट होता है और इसके बाद हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास ओपन ब्रेस कहलाती है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो डाटा टाइप इंटीजर के नाम से एक वेरिएबल हमने यहाँ पर जो है वो लिखा है। इसमें हमने इसका नाम बेसिकली n रखा है, इंटीजर n। इसके बाद हमने स्क्रीन क्लियर कर लिया है ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर वो साफ़ हो जाए और हमें अपनी ओरिजिनल वैल्यू वो नज़र आ सके। इसके बाद हमारे पास ये स्कैनएफ का फंक्शन है। स्कैनएफ का फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ही इस्तेमाल करना होता है और %d क्योंकि हमने इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर %d है और कॉमा के बाद एंड n। ये एड्रेस ऑपरेटर है और n वो वेरिएबल है जो बेसिकली हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा के लिए मेंशन किया। इसके बाद हम get-ch कर ले और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है ये एक सिंपल वैल्यू यूज़र से एंटर करेगा और इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं ये बेसिकली मुख्तलिफ वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। इंटीजर इसके लिए हम %d इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट इसके लिए %f इस्तेमाल किया जाता है, कैरेक्टर इसके लिए %c इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रिंग इसके लिए %c इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनको हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबसे पहले इंटीजर के लिए एक प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं कि अगर हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाएंगी #include_con.io.h और उसके बाद दूसरी हेडर फाइल #include_stdio.h। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं void main और 2 ब्रैकेट्स लगा ली जाती हैं ओपन ब्रेस। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया है और उसका नाम हमने a रखा है। डियर स्टूडेंट्स हमेशा स्कैनएफ के फंक्शन से पहले हम एक printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम यूज़र से कोई वैल्यू मांगना चाह रहे होते हैं तो उस वैल्यू को लेने से पहले हमें एक मैसेज देना ज़रूरी होता है। जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज प्रिंट होगा जिसमें आपको लिखा, हमने एक सिंपल सा मैसेज लिखा है डबल कोटेशन के अंदर एंटर आ वैल्यू। ये हमारे पास जो मैसेज है ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इससे यूज़र को ये पता चल जाएगा कि इस वक्त हम यूज़र से किसी वैल्यू को एंटर करने की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही ये मैसेज आपके पास एंटर होगा इसके फ़ौरन बाद हमने एक स्कैनएफ का फंक्शन लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d वो हमने यहाँ पर लिखा है और डबल कोटेशन बंद कॉमा के बाद एड्रेस ऑपरेटर लिखा गया है और जिस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो बेसिकली a है तो हमने यहाँ पर a ही लिखा है। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को सेव करना चाह रहे हैं वही वैल्यू नीचे भी आपने वही वैल्यू मेंशन करनी है। यहाँ पर जैसे ही आपके पास यूज़र कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू a के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली इस a के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है तो उसके लिए हम दोबारा से एक printf का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। printf के फंक्शन के अंदर हमने सिंपल एक मैसेज लिखा है वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू। तो हम यहाँ पर मैसेज के अंदर मेंशन कर रहे हैं कि जो हम वैल्यू लेना चाह रहे थे बेसिकली उसके लिए वेरिएबल हमने a रखा था और उसके बाद हम %d
रिप्रेजेंट करेंगे, ये परसेंटेज डी बेसिकली हमें आउटपुट पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सबसे पहले हमारे पास ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो है ये अपना वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, तो हमें ये एंटर आ वैल्यू, ये हमें मैसेज यहाँ पर नज़र आ गया। इसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन ये हमें नज़र नहीं आएगा, डिस्प्ले में नहीं आता, लेकिन स्क्रीन यहाँ पर एंटर आ वैल्यू के बाद रुक जाएगी और यूज़र से कीबोर्ड की मदद से इनपुट होने का इंतज़ार करेगी। यूज़र जैसे ही नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा, वो जो वैल्यू भी होगी वो ऑटोमेटिकली ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर यूज़र 2 डिजिट नंबर लिख के एंटर करेगा तो वो 2 डिजिट का नंबर इनपुट होगा। अगर 3 डिजिट लिखने के बाद एंटर करेगा तो 3 डिजिट का नंबर उसमें इनपुट हो जाएगा। तो इस वक्त यूज़र ने जो है 2 डिजिट नंबर एंटर किए हैं 1 और 0, और यूज़र ने जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो साथ इसके फ़ौरन बाद हमारे पास ये बेसिकली प्रिंट एफ का फंक्शन है। स्कैन एफ का फंक्शन से हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसको हमने दोबारा देखने के लिए यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन लिखा है, और ये वो हमारे पास टेक्स्ट है जो कि हम पहले इसमें प्रिंट एफ में मेंशन कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स, ये हमारे पास बेसिकली मैसेज है, और परसेंटेज डी के बाद हम ए को कॉल कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम के स्टार्ट में हमारे पास ए की में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी, लेकिन स्कैन एफ के फंक्शन चलने के बाद इस वक्त हमारे पास ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़र ने किस तरह की वैल्यू एंटर की है। तो जैसे ही 10 यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 10 एंटर करता है तो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू मांगेंगे, और जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम के अंदर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल हम फ्लोट के लिए भी देख लेते हैं। हमारे पास ये हेडर फाइल्स हैं, और इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन, ओपन ब्रेस, और हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फ्लोट लिखा है, और इसका नाम हमने AVG रखा है। इसके बाद सेमीकोलन लगाया गया है, ये टर्मिनेटर कहलाता है। हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम, जैसे कि हमने बात की थी कि स्कैन एफ फंक्शन से पहले हम हमेशा एक मैसेज लिखा करेंगे ताकि यूज़र को ये पता चल सके कि हम यूज़र से कोई वैल्यू मांग रहे हैं। अगर आप ये प्रिंट एफ का फंक्शन नहीं लिखेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो बेसिकली ब्लैक हो जाएगी। अगर यूज़र को इस बारे में मालूम है कि उसने कोई वैल्यू एंटर करनी है, वो तो वैल्यू एंटर कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा यूज़र है जिसने आपके प्रोग्राम को फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ब्लैक स्क्रीन उसके सामने आ जाएगी, और वो उसको समझ नहीं आएगी कि बेसिकली क्या यूज़र जो प्रोग्राम है वो मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। तो मैसेज का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर एवरेज मार्क्स, के आप अपने एवरेज मार्क्स जो है वो एंटर करें। इसके यहाँ पर हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन है, जहाँ पर हमने परसेंटेज एफ़, हमने सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर वो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना होता है परसेंटेज एफ़, और AVG बेसिकली जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा था, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम यहाँ पर हमें मेंशन हो गया। अब इसके फ़ौरन बाद फिर हम दोबारा से कि यूज़र जो भी वैल्यू में लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो बेसिकली इस AVG के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम उस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि यूज़र ने इस AVG के अंदर कौन सी वैल्यू एंटर की है। उसके लिए हम दोबारा से प्रिंट एफ का मैसेज करेंगे, और प्रिंट एफ के अंदर हम मैसेज लिखेंगे माई परसेंटेज इज़। अब कंप्लीट हमने मैसेज लिख लिया। यहाँ आप एवरेज भी लिख सकते हैं, माई एवरेज इज़ या माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू परसेंटेज एफ़, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास परसेंटेज एफ़ है और वैल्यू इस वक्त हमारे पास AVG के अंदर स्टोर है। तो AVG की वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम जो क्लोज ब्रेस यहाँ पर लगा देंगे। अब अगर हम इसकी आउटपुट देख लें तो सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज है वो प्रिंट एफ का मैसेज यहाँ पर आपको नज़र आएगा, एंटर एवरेज मार्क्स, या हम यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद यूज़र कीबोर्ड से कोई नंबर लिखने के बाद एंटर करेगा, और जैसे ही वो यूज़र लिखने के बाद अपने एंटर प्रेस करेगा, वो जो वैल्यू है वो बेसिकली AVG के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमने प्रिंट एफ में इस वैल्यू को दोबारा से देखने के लिए हमने यहाँ पर AVG को दोबारा से कॉल किया है। तो हमें मैसेज माई परसेंटेज इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बेसिकली वो प्रिंट एफ का मैसेज का हिस्सा है, टेक्स्ट का हिस्सा है, और ये जो हमारे पास परसेंटेज एफ है ये उस AVG को दिखा रहा है। इस वक्त यूज़र ने 4 डिजिट बल्कि 5 डिजिट का नंबर एंटर किया है 90.50, तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम करेक्टर की बात करें तो करेक्टर के लिए भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं सबसे पहले, इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन, ओपन ब्रेस, या इसके बाद डाटा टाइप 4 और इसका नाम हमने ग्रेड रखा है। हम स्कैनएफ के फंक्शन से पहले एक प्रिंटएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर योर ग्रेड। इसके बाद हम स्कैनएफ, क्योंकि हम इसके लिए करेक्टर के लिए %C इस्तेमाल करते हैं तो %C फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा और उसके बाद एंड एम्परसेंड साइन है, एड्रेस ऑपरेटर है और ग्रेड, ये बेसिकली उस वेरिएबल का नाम है। हमने यहाँ पर जो ग्रेड है इसको जी को कैपिटल किया है क्योंकि ये बेसिकली हमें मैसेज के तौर पे नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर जी स्मॉल इसलिए है क्योंकि जो हमने वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है वो बेसिकली उसका जी भी स्मॉल में है। तो जो वेरिएबल का जिस तरह से आपने नाम रखा होगा स्मॉल कैप्स में या आपने फुल कैप्स में, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से ही होना चाहिए। इसके बाद हम मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज़ इक्वल टू %C। ये बेसिकली वो मैसेज है जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि यूज़र ने इस वक्त कीबोर्ड से कौन सी वैल्यू एंटर किया है, और इसके बाद हम ग्रेड लिख देंगे और आपका प्रोग्राम टर्मिनेटर लगा लिया जाएगा। हर लाइन के आखिर में एक टर्मिनेटर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली टर्मिनेटर्स हैं, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम क्लोज ब्रेस यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मैसेज ही लिखा हुआ नज़र आएगा, एंटर योर ग्रेड, ये आपको मैसेज लिखा हुआ नज़र आएगा, और इसके बाद स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। यूज़र कीबोर्ड से कोई एक, क्योंकि करेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर एंटर किया जा सकता है, तो जैसे ही यूज़र करेक्टर लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो आपको जो ग्रेड है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने इस वक्त ए एंटर किया है तो ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो बेसिकली ग्रेड के अंदर स्टोर हो चुकी है, और जैसे ही हम दोबारा प्रिंट एफ की मैसेज को देखेंगे तो योर ग्रेड इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त यूज़र ने हमारे पास स्कैन एफ की फ़ंक्शन की मदद से ए को एंटर किया। इसी तरह हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। ये हमारे पास बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हम एस्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास न्यू लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम को, एक लेंथी प्रोग्राम है या हम मुख्तलिफ लाइंस के अंदर अपने प्रोग्राम को मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली प्रिंट एफ फंक्शन का हिस्सा होते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास पहले हेडर फाइल्स शामिल की गई हैं, मेन फंक्शन, ओपन ब्रेस। यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक हमने इंटीजर रखा हुआ है उसका नाम हमने MKS रखा है, दूसरा हमारे पास फ्लोट का डाटा टाइप है जिसका नाम हमने AVG रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले एक मैसेज में, प्रिंट एफ के मैसेज में हम मैसेज एंटर कर लेते हैं, और इस प्रिंट एफ में हमने लिखा है एंटर योर मार्क्स एंड एवरेज। हमने एक ही मैसेज के अंदर दो वैल्यूज़ यूज़र से मांगी हैं कि अपने मार्क्स और एवरेज जो है वो एंटर करें। अब अगर हमने दो वेरिएबल्स को एक ही स्कैनएफ के अंदर इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए डबल कोटेशन %D, उसके बाद आप %F, जो इंटीजर है उसके लिए %D है और जो फ्लोट है उसके लिए %F, डबल कोटेशन बंद करेंगे। कॉमा लगाने के बाद सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू है तो हम सबसे पहले इंटीजर का वेरिएबल ही लिखेंगे, एंड MKS। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फ्लोट का वेरिएबल है, कॉमा के बाद हम फ्लोट का वेरिएबल ही लिखेंगे। तो ये जो आपने क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ है इसका ध्यान रखना है। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ अगर आप आगे पीछे करेंगे तो वो भी एरर जनरेट करेंगे। इंटीजर पहले है और उसके बाद फ्लोट है, तो इसी तरीके से वेरिएबल भी इंटीजर और फ्लोट के हिसाब से ही होने चाहिए। अब हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, योर मार्क्स आर %D। हम सबसे पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं कि आपके ये मार्क्स जो हैं %D के बाद ये /n बेसिकली वो एस्केप सीक्वेंस है, और हमने यहाँ पर MKS जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी वो बेसिकली हमें यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रिंट एफ है, द एवरेजेस, हम एवरेज मार्क्स देखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने %F इस्तेमाल किया है, डबल कोटेशन बंद, कॉमा AVG। या हमारे पास जो एवरेज मार्क्स हैं वो बेसिकली AVG के अंदर हम उसको देखना चाह रहे हैं। मैसेज हमने देख लें यहाँ पर कंप्लीट लिखे हैं क्योंकि योर मार्क्स आर ये हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। इसी तरह द एवरेज इज़ ये भी हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो जो मैसेजेस हैं वो हम हमेशा कंप्लीट लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल के नाम हम स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं ताकि बार बार इस्तेमाल करने के पे हमें जो बड़े बड़े नाम जो हैं वो या वेरिएबल्स जो हैं वो ना लिखने पड़े और हम जल्दी से वेरिएबल को हम लिख सकें। लेकिन मैसेज को लिखते हुए, मैसेज का लिखने के दौरान में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो आपके पास
मीनिंगफुल होने चाहिए और वो कंप्लीट ही होने चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट एफ के अंदर मैसेज किया था एंटर योर मार्क्स एंड एवरेज, वही लाइन हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद जो है दो इनपुट्स जो है वो ली जाएंगी। सबसे पहला जो लिखने के बाद वैल्यू एंटर की जाएगी। इसके बाद जो है वो कंप्यूटर दोबारा इंतज़ार करेगा। इंतज़ार करने के बाद जो दूसरी वैल्यू है उसे एंटर किया जाएगा। दूसरी वैल्यू भी एंटर की जाएगी और उसके बाद जैसे ही दूसरी वैल्यू एंटर होगी तो दूसरी वैल्यू एंटर होने के बाद हमारे पास प्रिंट एफ का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसमें योर मार्क्स आर, इसके बाद आपके पास आ जाएगा 950। फॉर एग्जांपल यूज़र 950 लिखता है। 950 लिखने के बाद ये स्लैश एन की वजह से हमारे पास जो मैसेज है वो न्यू लाइन में चला जाएगा और न्यू लाइन में हमारे पास फिर दूसरी दफ़ा दोबारा मैसेज एंटर होगा द एवरेज इज़ परसेंटेज एफ़, और वो हमारे पास एवरेज जो है वो बेसिकली 86 बनती है। तो आपके पास जो यूज़र ने 86 लिख के एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस की वजह से जो हमारे पास आउटपुट है ये बेसिकली दो लाइनों में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक और हम एग्जांपल इसमें देख लेते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं यूज़र से। इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम यूज़र से सबसे पहले हम हेडर फाइल शामिल करेंगे। CONIO.h और STU.h, ये बेसिकली दो हेडर फाइल्स हैं। इसके बाद मेन फंक्शन लिखने के बाद हमारे पास ओपन ब्रेस। यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल इंटीजर डिफ़ाइन किया है और इंटीजर के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं। एक का नाम मैथ है, दूसरा ENG फॉर इंग्लिश को, तीसरा PHY फिज़िक्स के लिए और चौथा COMP कंप्यूटर के लिए। तो हमने इन वेरिएबल्स को शॉर्ट नेम लिखे हैं ताकि जब हम इनको बार बार इस्तेमाल करें तो हमें कंप्लीट नेम्स ना लिखने पड़ें। अब इन चारों में वैल्यूज़ एंटर करवाने के लिए हम अलग अलग से प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एफ एंटर मार्क्स इन मैथ, तो हम यूज़र को एक मैसेज एंटर करेंगे कि वो अपने मैथ के मार्क्स एंटर करे। स्कैन एफ में हमारे पास क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो %d एंड MATH, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के अंदर m स्मॉल में है इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल में ही इसे लिखा है। फिर हम दोबारा से एक और प्रिंट एफ मैसेज करेंगे जिसके अंदर हम यूज़र से इंग्लिश के मार्क्स मांगेंगे, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, और उसको हम स्कैन एफ करने के बाद %d, क्योंकि ये भी इंटीजर का है इसलिए %d ही लिखा जाएगा, और उसके बाद एंड ENG। जो वेरिएबल का नाम है वो बेसिकली 3 डिजिट्स के ऊपर है तो हमने यहाँ पर ENG लिख लिया। तीसरे पे हम दोबारा से एंटर मार्क्स इन फिज़िक्स, यूज़र से फिज़िक्स के मार्क्स मांगेंगे। इसमें हम स्कैन एफ करेंगे %d एंड PHY। और फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास हम कंप्यूटर के मार्क्स यूज़र से मांगेंगे, एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर, और इसी तरीके से स्कैन एफ करेंगे %d एंड COMP। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन कर लेते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ इन चारों के अंदर महफूज हुई हैं उनको हम दोबारा से अच्छे तरीके से देख लें। तो उस अब मैसेज को प्रिंट कर आप देखें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जब हमने सबसे पहली वैल्यू यूज़र से स्कैन एफ करवाई थी तो बेसिकली हमने मैथ की करवाई थी। लेकिन अगर हम प्रिंट एफ का देखें तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के मार्क्स लिख रहे हैं। कंप्यूटर इज़ इक्वल टू %d, तो सबसे पहले जिसको हमने सबसे एंड पे इनपुट किया था उसको हमने यहाँ पर प्रिंट एफ में सबसे पहले लिखा है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर फिज़िक्स जो सेकंड लास्ट था उसको हमने दूसरे नंबर पे लिखा है। इसके बाद इंग्लिश जो हमारे पास उससे ऊपर थर्ड सेकंड नंबर के ऊपर था उसको हमने तीसरे नंबर पे लिखा है, और जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे था उसे हमने यहाँ पर प्रिंट एफ में सबसे एंड पे लिखा है। स्टूडेंट्स, इन सब को लिखने का मकसद आपको एक बात समझाना था कि वेरिएबल्स जब हम लिखते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात करें %d, तो हमारे पास कॉमा के बाद जब हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के वेरिएबल की ही बात करेंगे, और कंप्यूटर का वेरिएबल बेसिकली COMP है। और आप यहाँ पे स्कैन एफ के फंक्शन में भी देख सकते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पर COMP के अंदर वैल्यू को हमने इनपुट करवाया था। तो हम कॉमा के बाद सबसे पहले COMP को ही कॉल करेंगे। कंप्यूटर में जैसे ही %d होगा, %d कॉमा के बाद पहली करस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करेगा और वो हमारे पास COMP ही होगी। इसका मतलब ये है कि हमने जो मैसेज था उसके करस्पॉन्डिंग हमने बिल्कुल एक्यूरेट वेरिएबल ही यहाँ पर लिखा।
स्लैश एन ये बेसिकली न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा, इसकी एक सीक्वेंस है। इसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो फिज़िक्स है, इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी। अब ये जो परसेंटेज डी है इसके लिए जो दूसरा वेरिएबल है वो बेसिकली फ़िज़िक्स का होना चाहिए, और हमने यहाँ पर PHY डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास हम कॉमा के बाद दूसरा वेरिएबल लिखेंगे वो बेसिकली PHY होगा। तीसरा जो हमारे पास है वो बेसिकली हमने मैथ के लिए रखा हुआ है, इंग्लिश के लिए रखा हुआ है। तो हमारे पास इंग्लिश इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और अगर आप यहाँ पर तीसरा वेरिएबल देख लें तो हमने उसका नाम बेसिकली ENG रखा हुआ है। और चौथा हमारे पास बेसिकली मैथ इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, हमारे पास चौथा जो मैथ के लिए है, और हमने इसके लिए वेरिएबल का नाम जो है वो बेसिकली MATH रखा है। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसी तरतीब से हमने कॉमा के बाद जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसी तरतीब से ही हमने दोबारा से अरेंज कर दिए हैं। अब अगर हम इसकी आउटपुट देख लें तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हमें वो printf का मैसेज ये नज़र आएगा, एंटर मार्क्स इन मैथ। इसके बाद आपको कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। यूज़र कुछ वैल्यू लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा, जैसे ही वैल्यू एंटर प्रेस की जाएगी नेक्स्ट printf फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। इसके बाद दोबारा यूज़र कुछ लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देगा, और इसके बाद तीसरा मैसेज आपको नज़र आएगा, एंटर मार्क्स इन फिज़िक्स। यूज़र कीबोर्ड से कोई नंबर लिखेगा और एंटर प्रेस कर देगा, और उसके बाद चौथा आपको यहाँ पर printf का मैसेज मिलेगा, एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर। और चौथा लिखने के बाद जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा इसके साथ ही हमारे पास ये printf का फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास मैसेज के अंदर कंप्यूटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें कंप्यूटर इज़ इक्वल टू ये वही टेक्स्ट मैसेज है जो हमें printf की वजह से नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज डी ये बेसिकली कॉमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल को चेक करेगा। अगर हम यहाँ पर इस कॉमा के बाद फर्स्ट वेरिएबल देखें तो बेसिकली COMP है, और यूज़र ने 74 एंटर किया है तो यूज़र को यहाँ पर आपको 74 नज़र आ जाएगा। इसके बाद स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, तो हमारी आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे चली जाएगी। फिज़िक्स इज इक्वल टू ये बेसिकली टेक्स्ट है, ये हमारे पास वही टेक्स्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास परसेंटेज डी है ये कॉमा के बाद दूसरे वेरिएबल को चेक करेगा कि दूसरे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू रखी गई है। तो यूज़र ने यहाँ पर 82 लिखा था तो हमें यहाँ पर 82 नज़र आ रहा है। इसी तरह तीसरा जो वेरिएबल है वो हमारे पास इंग्लिश इज इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे लिखना चाह रहे हैं, इसलिए printf के अंदर तो हमने से कंप्लीट लिखना है इंग्लिश इज इक्वल टू, लेकिन वेरिएबल में बेसिकली वो ENG है तो हमने यहाँ से उसी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। और चौथे नंबर के ऊपर मैथ इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल चौथा जो है वो मैथ का है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट भी नज़र आ रही है, कंप्यूटर 74, फिज़िक्स 82, इंग्लिश 92 और मैथ 95। डियर स्टूडेंट्स, ये तरीक़ाकार था। एक ही अगर आपके पास डाटा टाइप मौजूद हो उससे हम किस तरह से स्कैनफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आप एक ही स्कैनफ के अंदर ये सारी वैल्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप स्कैनफ डबल कोटेशन 4 दफ़ा परसेंटेज डी लिख लें, कॉमा एंड मैथ, कॉमा एंड इंग्लिश, कॉमा एंड फिज़िक्स, कॉमा एंड COMP। तो आपने सिर्फ इन वेरिएबल्स के कॉमा के बाद यहाँ पर जितने वेरिएबल्स आप इनपुट लेना चाहते हैं उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स 4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम 4 परसेंटेज डी लिख लेंगे, और उसके बाद एम्फरासेंट के साथ या एड्रेस ऑपरेटर के साथ जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे तरतीब से आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो उसमें आप एक ही दफ़ा एक ही मैसेज होगा और एक ही दफ़ा 4 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर ली जाएंगी। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग मैसेजेस आते हैं और हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग से मार्क्स भी एंटर करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का स्कैनफ का फंक्शन। उम्मीद है आपको स्कैनफ का फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको बुक से भी अच्छे तरीके से रीड करेंगे, इसके टेक्स्ट को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जब आप इसको बुक से रीड करेंगे तो उम्मीद है कि आपको और भी अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ जाएगी। इसके अंदर इस्तेमाल कैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसी तरह हमने मल्टीपल इनपुट्स की बात की है, मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के साथ हमने बात की है, और हमने अपने इस प्रोग्राम को अपने स्कैनफ के फंक्शन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ हमने चला के भी देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंपाइलर के साथ प्रोग्राम्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा।